एक फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो को अगर कोई इंजरी हो जाती है तो इस एम्ब्रियो के पास ये एबिलिटी है कि ये इस इंजरी को रिपेयर कर ले। या फिर मान लीजिए इस एम्ब्रियो को बहुत लार्ज अमाउंट में इंजरी हुई है, ये इसका पूरा सेक्शन कट हो चुका है, किसी वजह से डिस्ट्रक्ट हो चुका है, तो कुछ एम्ब्रियोज के पास ये भी एबिलिटी होती है कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो इसे दोबारा से ग्रो करवा लें। तो इस फिनोमिना को कहा जाता है रीजनरेशन। सो ये पोस्ट एम्ब्रियोनिक फिनोमिना, मतलब एम्ब्रियो के पूरे डेवलप होने के बाद एम्ब्रियो के पास ये एबिलिटी आती है। सो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, अ पोस्ट एम्ब्रियोनिक फिनोमिना which when temporarily stimulated brings about repair और replacement of damaged tissue। मेनली 4 टाइप की रीजनरेशन होती है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रिपेरेटिव रीजनरेशन। नाम से ही क्लियर है, जिसमें रिपेयर होगा। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में अगर स्किन पर कोई इंजरी हुई है, ये स्किन का फोल्ड है, यहाँ पर स्किन पे इंजरी हुई है, तो इंजरी की रिपेरेशन होगी, एक स्कार आएगा और इसी जगह पे न्यू स्किन सेल्स आएंगे, तो इसे हम बोल देंगे रिपेरेटिव टाइप ऑफ रीजनरेशन। नेक्स्ट इज रीस्टोरेटिव टाइप ऑफ रीजनरेशन। इसमें क्या होगा, अगर बहुत मेजर सेक्शन बॉडी का कट हो चुका है तो वो सारा सेक्शन अगर दोबारा से ग्रो किया जा सकता है तो उसे हम बोल देंगे कि वो रीस्टोर कर दिया गया, तो ये हो गई रीस्टोरेटिव टाइप ऑफ रीजनरेशन। जैसा कि ये स्पॉन्जेस में होता है, मान लीजिए स्पॉन्जेस हैं या फिर प्लानेरिया है, इसमें भी बहुत कॉमनली ये देखने को मिलता है। तो ये है स्पॉन्ज, स्पॉन्ज की बॉडी में यहां मान लीजिए यहां से ये रिप्लेस, इसको कट लग गया, तो ये हाफ सेक्शन रह गया और ये नीचे हाफ सेक्शन रह गया। जो ये ऊपर वाला हाफ सेक्शन है ये कट हो गया एंड ऐसे ही ये नीचे वाला हाफ कट हो गया। तो इसके पास ये एबिलिटी है कि ये अपर हाफ लोअर हाफ बना देगा और ये लोअर हाफ अपर हाफ बना देगा। इसे हम बोल देते हैं कि इसने रीस्टोर कर लिया अपने अपने जो पार्ट्स की कमी थी इनके पास। सो दिस इज रीस्टोरेटिव रीजनरेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रीजनरेशन इज हेट्रोमॉर्फिक रीजनरेशन। इसे हेट्रोमॉर्फोसिस भी बोलते हैं। नेम को देखिए, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, मॉर्फिक वर्ड यूज करते हैं मॉर्फोलॉजी के लिए। तो इसमें क्या होगा, अगर रीजनरेटेड प्रोडक्ट अलग मॉर्फोलॉजी का हो एज कम्पेयर टू जो ओरिजिनल प्रोडक्ट आना चाहिए था, तो उस तरह की रीजनरेशन को हेट्रोमॉर्फोसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पैलीन्यूरस, ये एक श्रिम्प है। पैलीन्यूरस की जो आई होती है और आई के पास एक नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है रीजनरेशन टेरिटरी, रीजनरेशन टेरिटरी। तो एक एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि मान लीजिए आई किसी वजह से चली गई है, अगर इसके पास आई नहीं है तो इसकी बॉडी को आई को रीजनरेट करना पड़ेगा, ये कर लेगा रीजनरेट अगर इसके पास नर्व गैंग्लियन है तो। बट अगर आई के साथ साथ नर्व गैंग्लियन भी चला गया, यानी पूरी रीजनरेशन टेरिटरी गायब हो गई, तब ये आई को रीजनरेट नहीं कर पाएगा, उसकी जगह आई की जगह एंटीना बना देगा। सो एक अलग ऑर्गन बन गया, बनना आई चाहिए था बट एंटीना बना दिया इसने। सो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी का प्रोडक्ट रीजनरेट करवा दिया। दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोमॉर्फिक रीजनरेशन। देन फोर्थ टाइप ऑफ रीजनरेशन इज सुपर रीजनरेशन। ऐसी रीजनरेशन जिसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाए, अगर एक पार्ट बनना चाहिए था उसकी जगह 2, 4, 5 पार्ट्स बन जाए तो उसे बोल देंगे सुपर रीजनरेशन। मैनी पार्ट्स आर फॉर्म्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लेते हैं ये एक हमने अर्थवॉर्म ले लिया। अर्थवॉर्म के हेड रीजन पे हमने लेटरल इंसीजन्स की, लेटरली से कट कर दिया, मतलब 2 फोल्ड्स तो 2 इंसीजन्स तो लगाई एटलीस्ट, इसे ज्यादा भी लगा लो, और या फिर चाहे टेल रीजन पर लेटरल इंसीजन्स लगा लो, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि अपने आप को रीजनरेट कर लेगा, इस कटेड सेक्शन को रिपेयर करके रीजनरेट करेगा। बट रीजनरेट होने के बाद इसके पास सिंगल हेड नहीं रहेगा,
जितने इंसिजन्स हैं उतने हेड्स आ जाएंगे। सिमिलरली जो टेल रीजन है, अगर टेल पे इंसिजन लगाई थी तो टेल, नंबर ऑफ टेल्स ज्यादा आ जाएंगी। तो एक पार्ट की जगह लार्ज या मैनी पार्ट्स आर ग्रोन, इसे बोल देंगे सुपर रीजनरेशन। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन। अगर तो ऐसा हो रहा है कि किसी इंडिविजुअल के कुछ सेल्स ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म रिस्टोर कर रहे हैं, तो इस तरह के रीजनरेशन को बोला जाता है मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन या फिर मॉर्फोलेक्टिक रीजनरेशन। एंड अगर ऐसा हो रहा है कि किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ पार्ट डैमेज है, सिर्फ उस पार्ट में सेल्स आ रहे हैं और ये पार्ट को नॉर्मली ग्रो करवाया जा रहा है, नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, तो सिर्फ एक टिश्यू रिपेयर हो रहा है, तो इस तरह की रीजनरेशन को बोलेंगे एपीमॉर्फोसिस और एपीमॉर्फिक रीजनरेशन। एग्जाम्पल ऑफ मॉर्फोलेक्सिस इज स्काइफा एंड एपीमॉर्फोसिस का एग्जाम्पल है आर्म ऑफ स्टारफिश। सिर्फ इसमें डैमेज को रिपेयर किया जाता है। या फिर जो लिम्स हैं एम्बिस्टोमा की, ये भी रीजनरेट होती हैं, रिपेयर होती हैं एपीमॉर्फोसिस से। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि एपीमॉर्फिक रीजनरेशन जिनमें हो रही है, उनके जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएटेड थे, मतलब मैच्योर थे, बट जैसे ही उनको डैमेज हुआ तो वो सेल्स डी डिफरेंशिएट हुए, अपने सराउंडिंग सेल्स को उन्होंने ऐड ऑन कर लिया और फिर से वो डिफरेंशिएट होकर अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन। कुछ इनवर्टिब्रेट्स में पढ़ेंगे पहले, लाइक स्टार्ट करेंगे प्रोटोजोन से। तो प्रोटोजोआ में आ जाता है अमीबा, जो कि एक इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म है, न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। हमने इसको कट किया इस वे में कि एक पार्ट में न्यूक्लियस जाए और दूसरे हाफ में न्यूक्लियस ना जाए। अब इसको ग्रो करवाया तो हम ये देखेंगे कि ये जो न्यूक्लिएटेड हाफ था, इसने अपना दूसरा अपोजिट हाफ बना लिया, रीजनरेट करवा लिया, बट ये जो इन्यूक्लिएटेड पार्ट था अमीबा का, ये डिस्ट्रॉय हो गया। तो रीजनरेशन तो देखने को मिल रही है इसमें, बट ये भी पता चल रहा है कि न्यूक्लियस इज रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेशन। उसके बाद देखते हैं पॉरीफेरंस में। पॉरीफेरा यानी स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस में हमने ले लिया स्काइफा। स्काइफा के कुछ सेल्स निकाल लिए, इन सेल्स को ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड किया, तो हम ये देखेंगे कि ये बंच ऑफ सेल्स बना लेंगे, अलग अलग बंचेस बन जाएंगे। एंड फिर इसको इसी ग्रोथ मीडियम में जब ग्रो करवाया तो हम ये देखेंगे कि ये इंडिविजुअल स्पॉन्ज में डेवलप हो गए हैं सेल्स। तो कुछ सेल्स से पूरी की पूरी स्पॉन्ज हमने ऑब्टेन कर ली, पूरी बॉडी रिस्टोर होगी, तो इस तरह की रीजनरेशन को बोलते हैं मॉर्फोलेक्सिस। मॉर्फोलेक्सिस। नेक्स्ट देख लीजिए, थर्ड इज सिलेंट्रेटा में कैसे होती है। सिलेंट्रेटा का एग्जांपल हम ले लेंगे हाइड्रा। हाइड्रा कुछ ऐसा दिखता है, ये हैं टेंटिकल्स। यहाँ पर इसका माउथ होगा, माउथ से थोड़ा नीचे वाला हिस्सा होता है हाइपोस्टोम, एंड ये जो नीचे वाला हिस्सा है दिस इज हैविंग अ पैडल डिस्क। तो अब इसमें रीजनरेशन पढ़ते हैं। हमने इसको ट्रांसवर्सली कट किया, ट्रांसवर्स कट लगाने के बाद हम इसे ग्रो करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो ऊपर वाला रीजन था, ये है ऊपर वाला रीजन, एंड ये है नीचे वाला रीजन, ये अलग हो गया कट लगाया तो कुछ टाइम बाद हम ये देखेंगे कि ऊपर वाले रीजन ने नीचे वाला रीजन रिपेयर कर लिया एंड नीचे वाले रीजन ने ऊपर वाले हिस्से को बना लिया। तो हमारे पास अब दो हाइड्रास आ गए हैं। अब इससे क्या पता चला कि ये जो यहाँ के सेल्स थे, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो नीचे वाले सेल टाइप में कन्वर्ट होके नीचे वाला सारा पार्ट बना दे, एंड जो नीचे वाले पार्ट के सेल्स थे उनके पास भी इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो ऊपर वाले सेल्स में कन्वर्ट होके ऊपर वाला सारा पार्ट बना दे।
इस फिनोमिना को, जिसमें सेल टाइप चेंज हो जाती है, इसे कहा जाता है मेटाप्लाजिया। तो ये तो हमने अभी किया था ट्रांसवर्स कट। अब हम थोड़ा चेंज लाते हैं। अब हम ट्रांसवर्स कट नहीं करते, एक वर्टिकल कट देंगे, सिर्फ हाइपोस्टोम वाले रीजन तक इसे कट करेंगे। यहाँ पर हमने एक वर्टिकल कट दिया। अब हम देखेंगे कि ये जो हाइड्रा है, ये तो इसका पहले वाला ही पार्ट था। जो अपर पार्ट था वो इस तरह से रीजनरेट हुआ कि एक हेड ये आया और इसके अलावा एक दूसरा हेड आ गया। तो ये आ गया हमारे पास एक डबल हेडेड हाइड्रा। अब फिर क्या किया हमने, एक बार और यहाँ पर इंसिजन लगाई, फिर इसको ग्रो करवाया। अब ग्रो करवाएंगे तो हम ये देखेंगे कि इसके पास एक और हेड भी आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम और कट लगा देंगे तो ये अपने हेड वाले रीजन को दोबारा से रिपेयर कर लेगा। तो एक हाइड्रा के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने हाइपोस्टोमल रीजन को बार बार रिपेयर कर सकते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं कि इसमें रिपीटेटिव रीजनरेशन की कैपेबिलिटी पाई जाती है। इसके अलावा जो सिलेंड्रेट्स हैं, इनकी जो दूसरी फॉर्म है, ये तो थी इसकी पॉलिप फॉर्म। इनके अलावा जो अम्ब्रेला लाइक फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड एज मेड्यूसा फॉर्म। रीजनरेशन उनमें भी पाई जाती है, बट इनसे कम पाई जाती है। ज्यादा अमाउंट में पॉलिप फॉर्म में रीजनरेशन पाई जाती है। नेक्स्ट इज प्लैटीहेल्मिन्थ्स। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में हम देखेंगे प्लैनेरिया। तो ये है प्लैनेरिया हमारे पास। एक प्लैनेरिया के पास ये एबिलिटी होती है कि ये स्टारवेशन के टाइम पर, जब भूख लग रही है, इसको फूड की कमी है, तो ये अपने इंटरनल ऑर्गन्स को ही कंज्यूम कर लेता है, उसको ही एनर्जी बनाने के लिए यूज कर लेता है। अब हमने क्या किया, हमने इसको ट्रांसवर्सली कट किया। ट्रांसवर्सली कट करने के बाद हम ये देखेंगे कि ये रह गया इसका इंटीरियर हाफ एंड ये रह गया हमारे पास पोस्टीरियर हाफ। अब इसे ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड किया तो इसने अपना पोस्टीरियर हाफ रिपेयर कर लिया और इसने एंटीरियर हाफ बना लिया। तो इसमें भी हमें मेटाप्लेजिया देखने को मिल रहा है। एंड इस मेटाप्लेजिया में मतलब ऊपर वाले सेल्स नीचे सेल टाइप में कन्वर्ट हो गए और नीचे वाले सेल टाइप जो है वो ऊपर वाले सेल्स में कन्वर्ट हो गए, ऊपर वाला पार्ट बना लिया। इसके अलावा हमें ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है। जो हेड रीजन है वो टेल रीजन फॉर्म करवा रहा है और जो टेल रीजन है वो हेड रीजन फॉर्म करवा रहा है। इसे हम बोलते हैं एक्सियल ग्रेडियंट, दैट इज हेड टू टेल डेवलपमेंट एंड टेल टू हेड डेवलपमेंट। तो ये देखने को मिलता है। अब हमने क्या किया, अब हम करते हैं वर्टिकल कट लगा के। ट्रांसवर्स की जगह अब हमने वर्टिकल कट लगाया। जब वर्टिकल कट लगाएंगे, अब इसे ग्रो कराया, तो हम ये देखेंगे कि ये एक डबल हेडेड प्लैनेरिया में कन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ पर हम ज्यादा वर्टिकल कट्स लगाते हैं तो ये 2 से ज्यादा हेड्स भी बना सकता है। तो ये हो गया मैनी हेडेड प्लैनेरिया। तो इसमें देखिए एक बनना चाहिए था बट मैनी ऑर्गन्स बन रहे हैं, तो ये हो गया एक सुपर रीजनरेशन का एग्जाम्पल। इसके अलावा क्या है, यहाँ पर जो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी थी उससे अलग मॉर्फोलॉजी आ रही है। तो ये हो गया एक हेट्रोमॉर्फ, जो कि हेट्रोमॉर्फोसिस एग्जिबिट कर रहा है। अब ये हर केस में ऐसा नहीं होता, सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं कर सकते कि अगर उनमें एक से ज्यादा इंसिजन्स लगा लिए हैं तो वो एक से ज्यादा ही ऑर्गन्स बना लें।
कुछ एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें इतनी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन है कि ये मैनी ऑर्गन्स बनवा सकते हैं इन प्लेस ऑफ वन ऑर्गन। नेक्स्ट पढ़ते हैं फाइलम फिफ्थ, एनीलिडा। नॉट एनीलिडा, इससे पहले हम पढ़ेंगे एस्केलमेन। एस्केलमेंट्स, तो देखिए जो एस्केलमेंट्स होते हैं इनके सभी सेल्स डिफरेंशिएटेड होते हैं, हाई डिफरेंशिएशन देखने को मिलते हैं, मतलब सेल्स मैच्योर हैं। सारे सेल्स मैच्योर हैं तो रीजनरेशन ऑब्वियसली कम होगी। बहुत कम ऐसे सेल हैं जो डी डिफरेंशिएट होकर फिर रीजनरेट कर सकते हैं। तो जितनी भी रीजनरेशन पाई जाती है वो रिस्टोरेटिव टाइप की नहीं पाई जाती, रिपेयरेटिव टाइप की पाई जाती है। मतलब इसमें एपीमॉर्फोसिस देखने को मिलती है कुछ हद तक। एंड एस्केलमेंट्स में यूटाइली देखी जाती है। यूटाइली मतलब फिक्स नंबर ऑफ सेल्स होते हैं बॉडी के ऑर्गन्स में, एंड वो भी डिफरेंशिएटेड होंगे। देन सिक्स इज एनीलिडा। एनीलिडा में भी रीजनरेशन की पावर कम होती है। इनफैक्ट एनीलिडा के जो हीरोटीन्स होते हैं, मतलब जैसे लीचेस वगैरह हो गई, इनके पास तो रीजनरेशन पावर होती ही नहीं है। कुछ एनीलिड्स के एग्जांपल लेते हैं, लाइक यूनिस, इट इज पैलेलोवोम। पैलेलोवोम का जो सेक्सुअल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज एपिटोक। तो इस पैलेलोवोम के पास एबिलिटी होती है कि ये एपिटोक को बार बार रीजनरेट करवा सकती है। इसलिए रीजनरेट करवाती है कि ये अपने सेक्सुअल मेटिंग के चांसेस को इंक्रीज कर सके। सो सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट है ना जिसके पास रीजनरेशन की कैपेबिलिटी है, पूरा का पूरा बॉडी ये रिस्टोर नहीं करवा सकती। सो अगेन ये हो जाती है एपीमॉर्फोसिस। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं रीजनरेशन इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर जो रीजनरेशन है उसे पढ़ने से पहले हम क्लास रेप्टिलिया के एक मेंबर के अंदर रीजनरेशन पढ़ेंगे, एंड दैट मेंबर इज लीजर्ड। तो लीजर्ड की मान लीजिए हमने ये पूंछ है इसकी, इस पूंछ पर हमने इस हिस्से में पैर रख दिया या हाथ रख दिया, तो हम इसके लिए एक प्रेडेटर हैं। तो सेल्फ डिफेंस करने के लिए ये इस हिस्से को ही छोड़कर अगला हिस्सा लेकर भाग जाएगी। मतलब अब लीजर्ड के पास सिर्फ ये हिस्सा है पूंछ का, और ये हिस्सा हमारे पास रह गया। अब ये जो बचा हुआ पूंछ का हिस्सा है जो लीजर्ड के पास ही है, ये कुछ टाइम में अपने आप को ये रिपेयर कर लेगी। तो सिर्फ रिपेयर किया इसने अपने आप को, दिस इज एपीमॉर्फोसिस। तो एपीमॉर्फोटिकली अपने आप को रीजनरेट कर लेती है। एंड इसके पास एक ऐसी पावर है कि सेल्फ डिफेंस के लिए ये अपने ही पार्ट को कट कर सकती है। दिस एबिलिटी ऑफ सेल्फ एम्प्यूटेशन is scientifically called as ototomy. Oto means self, tomy means cut. या फिर इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, that is evisceration. Evisceration is actually a type of ototomy in which internal organs are lost. जो पार्ट लूज कर रहे हैं उस पार्ट में जो ऑर्गन्स होंगे वो भी लूज किए जा रहे हैं, तो उसे हम बोल देंगे एविसरेशन। तो सेम वे में जैसे लीजर्ड में एविसरेशन होती है या ऑटोनॉमी होती है, आर्थ्रोपोड्स में भी सेल्फ डिफेंस के लिए सेल्फ एम्प्यूटेशन देखने को मिलती है। लाइक प्रॉन एग्जांपल ले लेते हैं, इसके अंदर ऑटोटॉमी काफी हद तक देखने को मिलती है। फिर आ जाते हैं हम मोलस्का पे। मोलस्का में लेस पावर ऑफ रीजनरेशन पाई जाती है, थोड़ी बहुत ही रिपेयरेशन कर लेते हैं। देन आ जाते हैं इकाइनोडर्म्स में। इकाइनोडर्म्स में हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, जैसे कि हमने अभी स्टारफिश की आर्म में देखा ही था, आर्म ऑफ स्टारफिश ग्रो बाय एपीमॉर्फोसिस। फिर आ जाते हैं हम कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स में भी हम रेप्टाइल्स में अभी देख चुके हैं। एज अ होल अगर कॉर्डेट्स में देखें तो इनमें एपीमॉर्फोसिस ही देखने को मिलती है, मतलब रिपेरेटिव टाइप की रीजनरेशन देखने को मिलती है। ये रिस्टोर नहीं कर सकते पूरी बॉडी को। अब हम रीजनरेशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में पढ़ते हैं।
न्यूट के अंदर रीजनरेशन हम देख रहे हैं या सेलेमेंडर में रीजनरेशन पढ़ते हैं। इट इज साइंटिफिकली ट्राइट्यूरस क्रिस्टेटस। तो ट्राइट्यूरस क्रिस्टेटस की लिम्ब किसी वजह से मान लेते हैं कि कट गई है, ये यहां से कट हुई। अब हमारे पास जो पार्ट रह गया है, ये पार्ट रह गया। तो इस पार्ट के जो सेल्स हैं, एपिडर्मिस के सेल्स पास आएंगे, इस रीजन पर आएंगे, यहाँ एक्यूमुलेट होंगे, एक कवर बना देंगे एंड इस वुंड को क्लोज कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज क्लोजिंग ऑफ वुंड। इस वुंड क्लोजर के बाद जो अंदर सेल्स हैं वो डी डिफरेंशिएट होंगे और प्रोलिफरेशन के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे एंड एपिडर्मिस के सेल्स एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स को एक्टिवेट करेगा ताकि अंदर के सेल्स ग्रो कर सकें। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, यहाँ के सेल्स ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद एक बड बना देंगे। दिस बड इज कॉल्ड एज रीजनरेशन ब्लास्टेमा। So second step is formation of regeneration blastema. अब ये रीजनरेशन ब्लास्टेमा थर्ड स्टेप में अपने आप को बड़ा करेगी और फ्लैट हो जाएगी। सो थर्ड स्टेप इज फ्लैटनिंग ऑफ रीजनरेशन ब्लास्टेमा। इस फ्लैटन रीजनरेशन ब्लास्टेमा के अंदर बोन्स मसल्स के रूडिमेंट्स बन जाएंगे। अब क्या होगा, ये एक शेप लेगी नॉर्मल लिम्ब की, डिजिट्स बन जाएंगे। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल लिम्ब। अब ये स्मॉल लिम्ब अपने आप को पूरे नॉर्मल साइज में डेवलप कर लेगी। सो फिफ्थ स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ फुली ग्रोन नॉर्मल साइज्ड लिम्ब। सो ये हो जाती है रीजनरेशन ऑफ लिम्ब इन केस ऑफ सैलेमेंडर। तो इस रीजनरेशन में हमने क्या क्या देखा, यहां पर हमने देखा जो डिफरेंशिएटेड सेल्स थे वो डी डिफरेंशिएट हुए। डी डिफरेंशिएट होने के बाद उन्होंने अपने आप को प्रोलिफरेट किया। प्रोलिफरेट होने के बाद डिजिट्स बनाने के लिए इन्होंने माइग्रेशन शो किया। सो माइग्रेशन इज सीन। तो मेनली तीन चीजें देखने को मिल रही हैं, सेल डी डिफरेंशिएशन, माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन, जिसकी वजह से हमारे पास पूरा एक ग्रोन नॉर्मल साइज का लिम्ब आ गया। अब देखते हैं कि ये रीजनरेशन को कंट्रोल कौन करता है। तो रीजनरेशन कंट्रोल करने के लिए मेनली दो अथॉरिटीज होती हैं। वन इज एपिथेलियम। एपिथेलियम के कुछ सेल्स होते हैं, वो सेल्स वुंड के अराउंड आ जाते हैं और एक कैप बना लेते हैं जिसको बोलते हैं एपिथेलियल कैप। ये एपिथेलियल कैप ब्लास्टेमा के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट ब्लास्टेमा डेवलपमेंट। एंड इसके अलावा जो वुंड की एपिथेलियम होती है, इसके सेल्स एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर को अट्रैक्ट करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि फाइनली वुंड को हील कर देती है। सो एक तो हो गई एपिथेलियम। इसके अलावा और क्या होता है जो रीजनरेशन को कंट्रोल करता है, इट इज न्यूरल ट्रॉफिक फैक्टर, यानी नर्व के कुछ फैक्टर होते हैं जो रीजनरेशन को कंट्रोल करते हैं। इसको जानने के लिए कि नर्व्स का भी कुछ इफेक्ट होता है कि नहीं रीजनरेशन पर, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। ये माना जाता था कि जो नर्व्स है ना वो डायरेक्टली रीजनरेशन को स्टिमुलेट करती हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन किया गया। क्या किया गया कि एक लिम्ब को डीनर्वेट कर दिया, मतलब नर्व्स को निकाल दिया, डीनर्वेटेड। आफ्टर डीनर्वेशन इसको एम्प्यूट किया, कट कर दिया। तो नर्व्स है नहीं, कट कर दिया। अब देखा गया कि ये रीजनरेट नहीं कर पाई। फिर क्या किया, लिम्ब को एम्प्यूट कर दिया, एम्प्यूटेशन की, मतलब लिम्ब कट हो गई बट उसके अंदर नर्व्स तो है ना,
जो बचा हुआ पार्ट है। तो नो डिनर्वेशन, नर्व्स होने के कारण अब देखा गया कि रीजनरेशन हो रही है। तो फाइनली हमें ये पता चल गया कि नर्व्स का होना एक्चुअल में रीजनरेशन को स्टिमुलेट करता है। तो नर्व्स के ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो उसको स्टिमुलेट करते हैं? दे आर कॉल्ड एज न्यूरल ट्रॉफिक फैक्टर्स। दे आर बेसिकली of four types, and that are glial growth factor, fibroblast growth factor, insulin like growth factor and transferrin. इन चारों के नेम्स आपको याद रखने हैं। ऑल ऑफ दीज आर न्यूरल ट्रॉफिक फैक्टर्स और एनटीएफ्स। देन इन दोनों के अलावा एक और भी चीज है, दैट इज हॉर्मोन्स। ये भी काफी हद तक रीजनरेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। Then next is factors affecting regeneration. कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी एक्सट्रीम्स में जाने में रीजनरेशन को बुरा इफेक्ट होता है और नॉर्मल रहने पर रीजनरेशन अच्छे से हो जाती है। तो फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर रेंज 3 to 27 डिग्री सेल्सियस रह रही है तो रीजनरेशन अच्छी पाई जाएगी। 3 से कम हो रही है या 27 से बहुत ज्यादा हो रही है तो रीजनरेशन इनहिबिट हो सकती है। देन नेक्स्ट इज फूड। जो रीजनरेशन है वो मेनली जो स्टोर्ड फूड है उसकी एनर्जी से होती है, उसकी मेटाबॉलिज्म से होती है। सो फूड का स्टोर्ड होना जरूरी है रीजनरेशन के लिए। देन एज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रीजनरेशन। अगर कोई इंसान बूढ़ा है तो उसमें रीजनरेशन कम होगी और यंग एज में रीजनरेशन ज्यादा पाई जाएगी। देन एक्स रेज रीजनरेशन को रिटार्ड करते हैं बिकॉज एक्स रेज माइटोटिक एक्टिविटी को रिटार्ड करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रीजनरेशन, मतलब क्या वर्किंग इन्वॉल्व होती है। तो मेनली रीजनरेशन में कुछ चीजों को तोड़ा जाता है, कुछ ओल्ड पार्ट्स को तोड़ा जाता है, बचे खुचे जो पार्ट रह जाते हैं, और कुछ नए पार्ट्स को बनाया जाता है। तो तोड़ा जा रहा है यानी डिस्ट्रक्शन हो रही है, दैट कम्स अंडर डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, और वी कैन कॉल इट एज कैटाबॉलिज्म। और जो चीजें बन रही हैं उसको हम कहेंगे दे आर अंडर कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो पहले आ जाइए कैटाबॉलिज्म पे। क्या क्या चीजें ब्रेक की जाती हैं? जो भी ब्रेक किया जाता है दैट अकर्स बाय द हेल्प ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। मेनली कैथेप्सिन एक एंजाइम है जिसकी हेल्प से ब्रेकेज की जाती है। सो क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन बढ़ती है, पुरानी चीजों की डिस्ट्रक्शन ज्यादा करनी है, तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम की अमाउंट भी इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी कोशेंट गिर जाता है। रेस्पिरेटरी कोशेंट इज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल्ड अपॉन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनहेल्ड। तो ये कम हो जाता है ड्यूरिंग कैटाबोलिज्म। फिर आ जाते हैं पीएच पर। पीएच भी कम हो जाता है, मतलब एसिडिक हो जाता है। फिर कंस्ट्रक्शन के टाइम पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा चाहिए होगी तो जो आरक्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। देन पीएच नॉर्मल हो जाएगा। एंड जो सेल्स हैं, जो भी सेल्स रीजनरेशन में इन्वॉल्व हैं, उनके न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज हो जाता है।